दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आरपीएन नंबर 1 स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम अरब सागर की ओर जो बहने वाली नदियाँ उसके बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट में हमने लूनी नदी के बारे में कुछ पढ़ा। और लूनी नदी के बारे में हमने अभी तक जो उसकी सहायक नदियाँ उसके बारे में हमने नहीं पढ़ा, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार लूनी नदी जो है उसका थोड़ा सा वापस रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। दोस्तों, मैंने बताया था कि जो लूनी नदी है वो नाग पहाड़ी जो अजमेर है वहाँ से ये निकलती है। दोस्तों, जैसे कि ये यहाँ पर है, मान लिया कि ये है नाग पहाड़ी, कहाँ पर ये है अजमेर के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ से ये नदी निकलती है, यहाँ से ये पहले तो थोड़ी सी उत्तर की तरफ जाती है, फिर ये वापस ऐसे नीचे की तरफ कच्छ का रण है वो उधर ये चली जाती है। दोस्तों, यहाँ पर तो ये अजमेर है, यहाँ पर है ये नागौर, फिर पाली, जोधपुर, बाड़मेर, फिर जालोर और बाद में ये आगे जाके कौन सा कच्छ के रण में ये लुप्त हो जाती है। कच्छ का रण। तो दोस्तों, ये बातें हमने वैसे भी कल कर ली थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे यहाँ पे है ये जो जाती है। अब दोस्तों, बात करें जो हम आज पढ़ने वाले हैं इसकी सहायक नदियों की, तो दोस्तों पाली के अंदर इसमें यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है। दोस्तों, पाली के अंदर इसमें 3 नदियाँ मिलती है। जो पाली है वहाँ पर कितनी नदियाँ मिलती है? 3 नदियाँ। सबसे पहले जो है वो है लीलनी नदी, उसके बाद में जो मिलती है वो है मीठड़ी, ये जो है वो कौन सी है? मीठड़ी। और तीसरी जो पाली के अंदर मिलती है वो है बांडी नदी। ठीक है दोस्तों, ये जो तीनों है वो कहाँ पर? पाली जो जिला है उसी के अंदर ये तीनों नदियाँ यहाँ पर मिलती है। अब दोस्तों बात करें कि जो अपना जोधपुर है उसमें कौन सी नदी मिलती है, तो जोधपुर से यहाँ पर इधर से एक नदी आती है, तो जोधपुर से यहाँ पर इसमें कौन सी नदी मिलती है? वो है जोजरी नदी। कौन सी नदी? जोजरी नदी है जो इसमें मिलती है। दोस्तों, बात करें कि बाड़मेर की, जोधपुर में हमने बात कर ली कि जो जोजरी नदी है वो जोधपुर जिला है वहाँ से इसमें मिलती है। दोस्तों, बाड़मेर के अंदर ये नदी है, कौन सी नदी है? ये है अपने सुकड़ी नदी। कौन सी नदी? सुकड़ी। तो ये जो नदी है वो बाड़मेर और झालोर दोनों से निकलती है, बाड़मेर और झालोर। तो दोस्तों, जो सुकड़ी नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा? बाड़मेर और झालोर, और ये बाड़मेर में है जो लूनी नदी के साथ मिलती है। अब दोस्तों, बाड़मेर के अंदर ही एक और जिसकी सहायक नदी है जो मिलती है और उसका नाम है जवाई नदी। कौन सी नदी? जवाई नदी। ये भी जो है वो बाड़मेर में यहाँ पर आके मिलती है। बाड़मेर में ही एक और नदी जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? नाम है सागी नदी। तो ये कुछ इसकी सहायक नदियाँ हैं जो इसमें आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से इन जिलों में यहाँ पर मिलती है। दोस्तों, माही नदी की हमने कल वैसे भी बात कर ली थी, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं इनकी सहायक नदियों की। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं लीलनी नदी की। लीलनी नदी। तो दोस्तों, इनमें से ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको बस छोटे छोटे एक आधी पॉइंट है जो आपको पता होनी चाहिए, बाकी ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। तो इसके बारे में हमने क्या याद रखना है? मतलब इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तो यही है कि आपको नदियों के नाम पता हो कि इनमें ये नदियाँ हैं जो मिलती है, और एक आइडिया हो कि कौन कौन से ज़िले के अंदर से ये जाके मिलती है। तो बस अगर क्वेश्चन एग्जामिनर घुमाना चाहे तो हम कर देंगे, बाकी इनमें ज़्यादा कुछ खास डिटेल है नहीं। अगर हम लूनी नदी की बात करें तो इसके अंदर हमें बस यही याद रखना है कि जो लूनी नदी है उसके अंदर जो है सबसे पहले यही नदी मिलती है। फर्स्ट है जो यही नदी मिलती है, सबसे पहले मिलने वाली लूनी नदी के अंदर जो सहायक नदी है वो कौन सी है? लीनी नदी। ठीक है। अब अगर सेकंड नंबर की बात करें तो हम बात कर रहे हैं बांडी नदी की। कौन सी नदी? बांडी नदी। तो दोस्तों, ये जो है वो राजस्थान की
सबसे दूषित नदी है, कौन सी नदी है? सबसे प्रदूषित या फिर दूषित आप बोल दीजिए। तो सबसे दूषित नदी है वो है कौन सी अपनी? वो है बांडी नदी। ओके दोस्तों, तीसरा जो है नदी, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसमें है जोजरी नदी। कौन सी नदी? जोजरी नदी। तो दोस्तों जोजरी नदी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप देख सकते हैं कि ये जोजरी नदी यहाँ से, दोस्तों सारी नदियाँ हैं वो आप देख सकते हैं कि लूनी नदी के बाईं ओर से है जो मिल रही है, और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो लूनी नदी के दाईं ओर से मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से जो याद रखने लायक बात है वो यही है कि लूनी नदी की एकमात्र ऐसी नदी, लूनी में एकमात्र ऐसी नदी जो इसके दाईं ओर से मिलती है। कहाँ से मिलती है? दाईं ओर से। और दोस्तों इसके साथ एक और पॉइंट है कि ये एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र लूनी नदी की सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती, जो अरावली पर्वत से नहीं निकलती। दोस्तों बाकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं वो सारी अरावली पर्वत से ही निकलती है, बट जो है जोजरी नदी है वो अरावली पर्वत से नहीं निकलती। ये एक ऐसी एकमात्र लूनी नदी की सहायक नदी है जो अरावली से नहीं निकलती है। अच्छा दोस्तों, अब हम अगली जो सहायक नदी है उसकी बात करें तो अगली है सहायक नदी है हमारी सूकड़ी नदी। कौन सी नदी? सूकड़ी नदी। तो दोस्तों सूकड़ी नदी के बारे में जो सबसे हमें याद रखने लायक जो पॉइंट है दोस्तों, वैसे ये चीज़ें तो आपको याद रखनी है कि जैसे सूकड़ी नदी है वो बाड़मेर में माही नदी से मिलती है, ये चीज़ें तो आपको याद रखनी है, और ये बाईं ओर से मिलती है। तो इसी के साथ अगर आप एक और पॉइंट देखें तो इसमें एक ही पॉइंट है और वो याद रखने लायक ये है कि जो जालोर के अंदर स्वर्णगिरी दुर्ग है, कौन सा दुर्ग? स्वर्णगिरी दुर्ग है, वो सूकड़ी नदी के किनारे ही स्थित है। कौन सा दुर्ग? स्वर्णगिरी दुर्ग। स्वर्णगिरी जो दुर्ग है कहाँ पर है? ये जालोर के अंदर ही है। तो ये है जो कहाँ? सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है, सूकड़ी नदी के किनारे स्थित। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि सूकड़ी नदी के किनारे राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध दुर्ग है? तो वो है हमारा स्वर्णगिरी दुर्ग। ठीक है दोस्तों, इसमें ये एक ही पॉइंट है जो हमें याद रखना है। अब दोस्तों हम जो अगली नदी सहायक नदी है उसकी बात करें तो वो है अपनी जवाई नदी। कौन सी नदी? जवाई नदी। दोस्तों ये लूनी नदी की सहायक नदियों में सबसे लंबी है, लूनी की सहायक नदियों में सबसे लंबी है, सबसे लंबी है। और दोस्तों इसी के साथ एक और पॉइंट है जो हमें याद रखना है, वो है कि जवाई की भी एक सहायक नदी है, जवाई नदी की सहायक नदी, जवाई की सहायक नदी, और वो है मथाई नदी। तो इस नदी के किनारे मथाई नदी के किनारे है जो एक बहुत ही फेमस स्थान है वो है, और वो है रणकपुर जैन मंदिर। जो रणकपुर के जैन मंदिर है वो जवाई नदी की ही सहायक नदी जो मथाई नदी है उसके किनारे स्थित है। कौन सा? जो रणकपुर जैन मंदिर, वो कहाँ पे स्थित है? मथाई नदी के किनारे। और मथाई नदी किसकी सहायक नदी है? वो है जवाई नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम अगली पाँचों नंबर, ये अगली जो होगी वो होगी छठा नंबर। जो छठी नंबर जो सहायक नदी है वो हम बात कर रहे हैं सागी नदी की। कौन सी नदी? सागी नदी की। तो बात करें इसके उद्गम की, तो इसका जो उद्गम है वो है जसवंतपुर की पहाड़ियाँ। कहाँ पर? जसवंतपुर की पहाड़ियाँ। और ये कहाँ पर है? जालोर के अंदर। ठीक है, बात करें इसके प्रभाव क्षेत्र की, तो वो है जालोर और बाड़मेर। कौन सा? जालोर और बाड़मेर। बात करें इसकी समाप्ति की, तो दोस्तों बिल्कुल आपको पता ही है कि ये जो लूनी की सहायक नदी है तो ये लूनी के अंदर ही विलीन होगी, और लूनी, और वो भी कहाँ पर? बाड़मेर के अंदर। और दोस्तों ये जो नदी है सागी नदी, ये सबसे लास्ट में लूनी की सबसे लास्ट में मिलने वाली सहायक नदी है, सबसे अंत में मिलने वाली
वाली सहायक नदी। दोस्तों आपको पता है कि मैंने सभी जो सहायक नदियाँ उनमें इनका उद्गम स्थल वगैरह नहीं बताया, तो दोस्तों मैं जिनमें जितना बता रहा हूँ उतना ही सफिशिएंट है, उतना ही बहुत है। अगर आप वो भी कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम एकदम अच्छे से इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जिन जिन सहायक नदियों से मैं आपको जो जो पॉइंट बता रहा हूँ वो सारे ही पूछने लायक हैं, और जिनमें जो पॉइंट नहीं बता रहा तो वो कभी पूछे भी नहीं जाते। तो मैं आपको जितना इन सहायक नदियों में बता रहा हूँ आपको उतना ही पढ़ना है और आपका काम हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो जो हमारी अरब सागर की जो नदियाँ थी, अरब सागर में बहने वाली नदियाँ थी, उसमें हमने दो नदियाँ कर ली, एक तो माही नदी और जो दूसरी हो गई वो हो गई हमारी लूनी नदी। अब जो हम तीसरी नदी के बारे में पढ़ रहे हैं वो है हमारे पश्चिमी बनास नदी। दोस्तों लूनी और माही ये दो ही बड़ी नदियाँ थी अरब सागर की ओर जाने वाले में। पश्चिमी बनास नदी और एक जो हमारी रही है वो है साबरमती नदी। तो ये इतनी ज़्यादा बड़ी है नहीं, बट बिल्कुल एग्ज़ाम से क्वेश्चन आते हैं तो हमें पढ़ना ही है। तो अगली जो हमारी नदी है वो है पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी दोस्तों बात करें इसके उद्गम स्थल की, उद्गम स्थल तो वो है नया सनवाड़, नया सानवारा गांव। नया सानवारा ये गांव है जो कहाँ पर है, ये है सिरोही के अंदर। तो यहाँ से ये जो नदी है उसका उद्गम स्थल है। बात करें इसके प्रवाह क्षेत्र की, प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो वो है हमारे सिरोही के अंदर। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो सिर्फ सिरोही जो अपना जिला है उसी के अंदर है। बात करें इसके समाप्ति स्थल की, हम बात करें समाप्ति स्थल की तो वो है हमारे कच्छ की खाड़ी। और कच्छ की खाड़ी कहाँ है, वो है गुजरात के अंदर। तो ये हो गया इसका समाप्ति स्थल। बात करें इस नदी की विशेषता की, तो इस नदी की विशेषता ये है कि ये पश्चिमी बनास नदी के किनारे है। दोस्तों इसकी विशेषता की हम बात करें तो विशेषता इसकी ये है कि इस नदी के किनारे जो एक गुजरात का शहर है वो है डीसा शहर, वो इसके पश्चिमी भाग उसके किनारे स्थित है। विशेषता की हम बात करें तो पश्चिमी बनास नदी, पश्चिमी बनास नदी, पश्चिमी बनास नदी के किनारे गुजरात का एक शहर है जिसका नाम है डीसा। तो ये जो शहर है वो इस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों जो पश्चिमी बनास है उसमें हमें यही बातें हैं जो पता होनी चाहिए और यही बातें हमें याद रखनी है। तो क्या है, छोटा सा है उद्गम स्थल नया सानवार सिरोही के अंदर। प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, सिरोही जो जिला है वही है। समाप्ति स्थल की बात करें तो कच्छ की खाड़ी। विशेषता में सिर्फ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस यही है कि इसके पर जो नदी है उसके किनारे एक शहर बसा है। गुजरात का एक शहर है जिसका नाम है डीसा, वो शहर है जो इस नदी के किनारे बसा है। अब दोस्तों हम जो अंतः प्रवाह की नदियां हैं, अंतः प्रवाह नहीं दोस्तों, जो अरब सागर की ओर जो गिरने वाली नदियां हैं उसकी जो आखिरी नदी है और वो है हमारी साबरमती नदी, उसके बारे में है जो हम हैं पढ़ लेते हैं। अब दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं साबरमती नदी के बारे में। साबरमती नदी दोस्तों बात करें इसके उद्गम स्थल की, बात करें हम इसके उद्गम स्थल की तो वो हमारे हो गई अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियों से ही ये जो नदी है वो निकलती है, अरावली की पहाड़ियाँ। ओके दोस्तों अब बात करें प्रवाह क्षेत्र की, तो प्रवाह क्षेत्र जो इसका है वो है कौन सा, उदयपुर। उदयपुर जिले के अंदर ही ये जो है वो हमारे बहती है। अब दोस्तों बात करें इसकी कुल लंबाई की, इसकी जो कुल लंबाई है वो है 320 किलोमीटर। बात करें राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई है, राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो है मात्र 28 किलोमीटर।
दोस्तों ये नदी निकलती है राजस्थान से, बट इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो गुजरात के अंदर है। तो राजस्थान के अंदर इसकी जो लंबाई है वो मात्र 28 किलोमीटर है, बाकी ये कुल इसकी जो लंबाई है वो है 320 किलोमीटर। दोस्तों ये जो नदी है वो मैंने आपको बताया कि निकलती तो राजस्थान से है, लेकिन राजस्थान में ज़्यादा बहती नहीं है, ये मात्र राजस्थान में 28 किलोमीटर बहती है, बाकी ये सारी है जो गुजरात में बहती है। तो दोस्तों इस नदी की जो विशेषता है वो यही है कि गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर और अहमदाबाद और जो साबरमती आश्रम है, ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जो इस नदी के किनारे स्थित हैं। गांधीनगर गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है, अहमदाबाद और प्रसिद्ध जो साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम। दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण स्थान है वो इसी नदी, कौन सी नदी, साबरमती नदी के किनारे ही स्थित हैं। ओके दोस्तों, तो ये है इस नदी की कुछ विशेषता और यही हमें विशेषता है जो याद रखनी है। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारी अरब सागर की नदियां हैं, वो जो हमारा टॉपिक है वो इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारी नदियों में जो नदी तंत्र है उसका जो आखिरी पॉइंट होता है, और वो है हमारे बंगाल की जो खाड़ी है उस तरफ जो नदियाँ बहती है उसकी हम बात करें, यानी कि बंगाल की खाड़ी जो नदी तंत्र है राजस्थान का, उसकी हम जो है वो बात करेंगे। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जो नदियां जाती है उनकी अब हम बात करेंगे। दोस्तों बंगाल की तो खाड़ी की तरफ जो भी नदियां बहती है, मतलब जितनी भी नदियां हैं, वो सारी आपको पता होगा कि वो किसका निर्माण करती है, वो डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जितनी भी नदियां बहती है वो सारी जो है वो अधिकतर क्या है, नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती है, तो वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जो नदियां बहती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी की तरफ जो नदियां जाती है उनमें हम कौन कौन सी पढ़ते हैं। तो मुख्यतः अगर मैं इसे देखूं तो हम इसे दो भागों में यूँ देख सकते हैं कि एक तो चंबल नदी। दोस्तों चंबल नदी अपने आप में काफ़ी बड़ी है और इसे हमें अच्छे से हम पढ़ेंगे, और इसको आप एग्ज़ाम से काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप भी इसे अच्छे से पढ़िएगा। एक तो चंबल नदी और एक ये अपनी होगी बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी। अब दोस्तों हम और भी नदियाँ पढ़ेंगे पर वो सब चंबल से रिलेटेड ही होगी। जैसे हम पढ़ेंगे बनास नदी। बनास नदी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। बनास नदी, इसकी अगर सहायक नदी में बात करें तो आती है बेड़ज, मेनाल, कोठारी, खारी और मोरेल नदी। दोस्तों ये कुछ है जो सहायक नदियाँ हैं किसकी, बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों हमने पश्चिमी बनास भी पढ़ा था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो बनास नदी है वो किधर जाती है, वो हमारी जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ, और जो पश्चिमी बनास नदी है वो किधर जाती है, वो जाती है हमारे जो अरब सागर है वहाँ पे जाके गिरती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों चंबल नदी से रिलेटेड हम और नदी पढ़ेंगे, बामनी, कुराल नदी, सीप नदी, पार्वती नदी और काली सिंध नदी। काली सिंध नदी। तो दोस्तों ये कुछ नदियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, और एक हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाणगंगा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो नदी पढ़ लेते हैं वो है बाणगंगा नदी। हम बाणगंगा नदी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी। दोस्तों इसे अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है, इसे उसके उपनाम भी है। एक तो इसे बोला जाता है अर्जुन की गंगा, और इसे जिस नाम से जाना जाता है इसे जाना जाता है रुंडित सरिता।
इसे जाना जाता है रुंडित सरिता के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। तो दो इसके ये मुख्य उपनाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। इनसे भी जो क्वेश्चंस है वो आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें इसके उद्गम स्थल की, तो जयपुर के अंदर जो अपनी बैराट की पहाड़ियाँ हैं, कौन सी पहाड़ियाँ? बैराट की पहाड़ियाँ। बैराट की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? यह है जयपुर के अंदर। तो दोस्तों जयपुर के अंदर से ये निकलती है ये नदी। और दोस्तों आपको पता होगा कि जयपुर के निकट ही इस नदी के निकट ही बाणगंगा नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ था और उस सभ्यता का नाम है बैराट सभ्यता। तो दोस्तों आपको दोनों चीज़ें पता चल गई होगी कि बैराट सभ्यता कहाँ पे है, तो वो है जयपुर के अंदर। किस नदी के किनारे है, तो वो है बाणगंगा नदी के किनारे जो है वो अपनी जो बैराट सभ्यता है वो अवस्थित है। बैराट सभ्यता जो है यहाँ पर मिली। ओके दोस्तों, तो ये नदी जयपुर से निकलती है और ये से भरतपुर से होती है, यहाँ ये भरतपुर, और भरतपुर से आगे ये जाके जो है यूपी के अंदर, यूपी के अंदर ये कौन सी नदी में? ये है यमुना नदी। यमुना नदी। तो यूपी के अंदर ये यमुना नदी के अंदर जो है मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो बाणगंगा नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है, आप ये भी बोल सकते हैं। तो कहाँ से निकलती है? ये बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती हुई भरतपुर से जाती हुई जो यूपी के अंदर है यमुना नदी, उसके अंदर जाके ये मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस नदी के भरतपुर पर यहाँ पर एक बांध स्थित है जिसे हम बोलते हैं अजान बांध। इससे हम क्या बोलते हैं? ये कौन सा बांध है? अजान बांध है। वो यहाँ पर भरतपुर पर बाणगंगा नदी पर स्थित है। दोस्तों इस बाणगंगा नदी में हमें इतनी ही चीज़ें हैं जो याद रखनी है। तो दोस्तों आज की इसी क्लास में हमने जो है वो हमारी बंगाल की खाड़ी की तरफ जो नदी तंत्र है उसको हमने स्टार्ट किया है। और जो सबसे पहले हमने जो नदी पढ़ी वो बाणगंगा नदी थी। बहुत ही छोटी सी नदी थी, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में ये नदी पढ़ा दी है। तो अगली वीडियो में जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ जो जाने वाली नदियाँ उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। चंपल नदी जो है वो काफ़ी बड़ी नदी है, उसके बारे में भी हम जो कल की वीडियो है उसमें जो कल की क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।